हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है वो हमें मिलाना है। ए है हमारा बिरहोर। बिरहोर जनजाति पाई जाती है झारखंड में, तो ए का है हमारा 4 और ए का 4 दो ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। मिलाने के बाद आप कूट की सहायता से, एलिमिनेशन के माध्यम से कूट को कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। बी है हमारा भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, तो बी का है हमारा 3। ए का 4 बी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सी है हमारा टोडा जनजाति, तमिलनाडु में पाई जाती है, बहुत ही फेमस है, तो सी का है हमारा 2। और डी है सेंटिनेलीज जनजाति। सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है और सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सभी जनजातियों के क्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन है ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच और ऑप्शन डी भारत और चीन के बीच। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ रेखा है, वो सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, जो हमारी 38वीं अक्षांश रेखा है, उसे ही कहा जाता है समानांतर रेखा। तो जो 38वीं समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा निर्धारित करती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो सीमा निर्धारित करती है वो है मैकमाहोन रेखा, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैकमाहोन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करती है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किसके बीच में कौन सी सीमा निर्धारित की जाती है, किसके माध्यम से, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगर कथन की दृष्टि से देखा जाए तो वैसे तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि भारत के पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ होना चाहिए था कि भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगर हम ऐसा माने तो ये कथन हमारा सही होगा कि भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। कारण हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका ऑप्शन नंबर ए ही माना है आयोग ने कि दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। यानी कि कथन माना है भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों और अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण उनमें जो अवसाद की मात्रा होती है वो कम होती है और इसीलिए वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट के पूर्व से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। ऑप्शन है ए दमन और दीव, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चंडीगढ़। हमारा सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। इन चारों
किन शासित प्रदेशों में से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है? दिल्ली। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन है ए अरीय, ऑप्शन बी खंडित, ऑप्शन सी वृक्षनुमा और ऑप्शन डी जालीदार। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्षनुमा यानी कि डेंड्रेटिक। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं यानी कि डेंड्रेटिक अपवाह तंत्र रखती हैं। और इस वृक्षनुमा अपवाह तंत्र को पादपाकार प्रतिरूप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप भी से कहा जाता है। इसमें जो नदियां होती हैं वो वृक्ष के तने और शाखाओं की भांति अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जिसे कहा जाता है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। तो दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा यानी कि पादपाकार डेंड्रेटिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी जिप्सम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। और बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न नहीं है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद को हल्दिया से, ऑप्शन बी सदिया को धुबरी से, ऑप्शन सी कोल्लम को कोट्टापुरम से और ऑप्शन डी काकीनाडा को पुदुचेरी से। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद को हल्दिया से। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है नेशनल वाटरवे 1 वो जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटरवे 2 जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो जोड़ता है सदिया को धुबरी से। नेशनल वाटरवे 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 वो जोड़ता है सदिया को धुबरी से, और नेशनल वाटरवे 3 वो जोड़ता है कोल्लम को कोट्टापुरम से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये जोड़ता है कोल्लम को कोट्टापुरम से। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में लगभग 111 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की योजना बनाई गई है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? यानी कि भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और ये गुजरती है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है। आप नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गुजरती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ उनका क्रम है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है दर्रे, दूसरी तरफ है राज्य। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। हमें बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है।
ऑप्शन नंबर ए है नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, नाथुला और जयलेपला ये दो दर्रे हैं, बहुत ही फेमस है, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी है लिपुलेख उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है पालघाट केरल में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इन सभी दर्रों के नाम आप ध्यान रखिएगा, किस राज्य में स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और साथ ही इसके एक और दर्रा ध्यान रखिएगा जयलेपला, वो भी सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, मानानीति दर्रे भी उत्तराखंड में ही स्थित है। रोहतांगला हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है ए सतलज नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी और ऑप्शन डी व्यास नदी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। जो सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है, बल्कि सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी राक्षस ताल झील से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। जबकि जो रावी नदी है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और जो व्यास नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि रावी और व्यास नदियां दोनों ही हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? ऑप्शन नंबर 1 है चेन्नई, नंबर 2 कोच्चि, नंबर 3 तूतीकोरिन और नंबर 4 विशाखापट्टनम। इनमें से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो नंबर 1 जो चेन्नई है वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो ऑप्शन ए तो हमारे आंसर में नहीं होगा। और जब ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन यानी नंबर 1 तो हमारे आंसर में नहीं होगा, चेन्नई बंदरगाह, उसके माध्यम से हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिया है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह और भारत का प्राचीनतम बंदरगाह है। जबकि जो कोच्चि बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो 2 और 4 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। जो भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक गहरा बंदरगाह, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वाधिक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो कोच्चि और विशाखापट्टनम दोनों ही प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कारण है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो कारण हमारा गलत है। काली मिट्टी में ह्यूमस यानी कि जैव तत्व कम मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमस की इसमें प्रचुरता नहीं होती है, बल्कि इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये तत्व पाए जाते हैं, बल्कि जैव तत्व उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रैगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके कई नाम है, काली मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, रैगुर मिट्टी, दक्कन ट्रैप मिट्टी, सब काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और काली मिट्टी जो बैसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके अक्षय के कारण निर्मित होती है, और उस काली मिट्टी के काले रंग का कारण होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट नामक एक तत्व होता है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट काली मिट्टी का रंग उसी के कारण काला होता है। भारत की दूसरी सर्वाधिक मिट्टी है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, और भारत में दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैली हुई है, लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित केंद्र। ए है हमारा एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है जेके नगर, तो ए का है हमारा 3, और ए का 3 2 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमने एलिमिनेट कर दिया। बी है हमारा तांबा, तांबा उद्योग के लिए फेमस है मलांज खंड, तो बी का है हमारा 1। सी है जस्ता यानी जिंक, जस्ता उद्योग के लिए फेमस है टुंडू, यानी कि सी का है हमारा 2। और डी है जूट, जूट उद्योग के लिए फेमस है भाटपाड़ा, तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है जेके नगर, तांबा उद्योग के लिए फेमस है मलांज खंड,
जिंक उद्योग यानी कि जस्ता उद्योग के लिए फेमस है टुंडू, और जूट उद्योग के लिए फेमस है भाटपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है उद्योग और दूसरी तरफ है उनके स्थान। ए है हमारा कागज उद्योग। जो कागज उद्योग के लिए फेमस है वो है टीटागढ़। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस जगह है, ध्यान रखिएगा। ए का है 3, टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए फेमस है। और अगर आप कूट देखेंगे तो ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे मिलाते हैं, सीमेंट उद्योग। जो लखेरी है वो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, बी का है हमारा 4। सी है हमारा लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जो भिलाई है छत्तीसगढ़ का, वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, तो सी का है हमारा 2। और डी है हमारा खनिज तेल शोधनशाला यानी कि मिनरल ऑयल रिफाइनरी, खनिज तेल शोधनशाला के लिए फेमस है अंबाला मुकुल, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इन सभी स्थानों को ध्यान रखिएगा, इनमें क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि हम बेसिक तो पढ़ लेते हैं, नदियाँ, प्रवाह तंत्र या फिर भूआकृतिक संरचना ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कागज उद्योग के लिए फेमस है टीटागढ़, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है लखेरी, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए फेमस है भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला उद्योग के लिए फेमस है अंबाला मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, यानी कि सभी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ऑप्शन है ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी साबरमती। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी बहती है विंध्य, यहाँ है ऊपर विंध्य पर्वत जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी और नीचे सतपुड़ा, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी, और पश्चिम की तरफ बहती है और साथ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और पश्चिम की तरफ बहती है, खंबात की खाड़ी में जा गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारी शरावती नदी है कर्नाटक में बहती है, इसे ध्यान रखिएगा, शरावती नदी कर्नाटक की नदी है, अरब सागर में गिरती है। माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है माही नदी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से बहते हुए मध्य प्रदेश से जाती है राजस्थान, राजस्थान से फिर गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी माही नदी भी हमारी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा माही नदी के बारे में, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो हमारी साबरमती नदी है, साबरमती नदी गुजरात में बहती है। साबरमती नदी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। हम सभी कुछ लिख नहीं सकते हैं इसलिए बोलकर बता देते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अगर बात करें खरीफ की फसल की, तो जो खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है ए मक्का, ऑप्शन है ए कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी सरसों। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरसों, क्योंकि सरसों रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जो रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जिसमें होता है गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, राई, सरसों, ये सभी क्या है रबी की फसलें हैं। जबकि जो खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, और खरीफ की फसलों में शामिल किया जाता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, अरहर, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ है झील, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है वो हमें मिलाना है, हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए गलत सुमेलित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है।
ऑप्शन नंबर बी है नक्की झील राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। नक्की झील राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और ऑप्शन नंबर डी है पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील ना कि केरल में, तो ये भी गलत सुमेलित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो सभी झीलों के राज्य याद रखिएगा कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यानी कि पुलिकट झील 2 राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, यानी कि बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है। कौन सी नदी? ऑप्शन है ए यमुना, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी महानदी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, क्योंकि इस नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। और दामोदर नदी निकलती है झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये हुगली नदी में मिल जाती है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है और इसे जैविक मरुस्थल होती जा रही है प्रदूषकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी धूपगढ़ चोटी। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर है अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, केरल में स्थित है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, तमिलनाडु में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। तो दोनों ही पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जो महेंद्रगिरी चोटी है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है महेंद्रगिरी चोटी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। वर्तमान में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है गुजरात में, उसके बाद कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, तीसरे पर आंध्र प्रदेश और चौथे पर है उत्तर प्रदेश। तो तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। क्रम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, यानी कि ओपन सी पोर्ट है? ऑप्शन है ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। जो हमारा चेन्नई बंदरगाह है वो एक खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह किसे कहते हैं? खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पर जो पोत होते हैं वो खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, यानी कि वो बाहर तट से दूरी खुले सागर में लंगर डालते हैं, तो उसे कहते हैं खुला सागरीय बंदरगाह। जो भारत का चेन्नई बंदरगाह है वो एक खुला सागरीय बंदरगाह का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है बांध, दूसरी तरफ है कि वो बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नागल बांध, यानी कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है सरदार सरोवर परियोजना, यानी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ये कल भी आया था सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, मैंने शायद कल मध्य प्रदेश बोल दिया था कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में, लेकिन सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है गुजरात में, ध्यान रखिएगा। वो गुजरात में है, वो मध्य प्रदेश शायद फ्लो में निकल गया था, लेकिन सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। मध्य प्रदेश राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होता है, लेकिन सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है गुजरात राज्य में, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी नदी पर, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है।
और ऑप्शन नंबर डी है हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही सुमिलित है। तो नागल बांध यानी कि भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागवन का वन पाया जाता है? सागवन यानी कि टीक, इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा, टीक। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। भारत में जितने भी सागवन का वन पाया जाता है उसका लगभग 50% मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो भारत में सागवन के वन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और ये एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, यानी कि पर्णपाती वन का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो कि वर्ष के एक निश्चित समय में भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ये उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई से और ऑप्शन डी तमिलनाडु तट से। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी और ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वैसे कच्छ की खाड़ी से भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस क्षेत्र है वो है खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है खनन क्षेत्र यानी कि माइनिंग एरिया और दूसरी तरफ है खनिज कि कौन से खनन क्षेत्र से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो खनन क्षेत्र हमारा पहला है गुरु महिसानी। जो गुरु महिसानी खनन क्षेत्र है वहां से खनन किया जाता है लौह अयस्क का। तो ए का है हमारा 3 और ए का 3 दो ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो गया। बी है हमारा तलचर जिसे हम तालचेर भी कहते हैं, कोयले के लिए फेमस है, तो बी का है हमारा 4। ए का 3 बी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सी है जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का है हमारा 2 और डी है जावर सीसे के लिए प्रसिद्ध है, डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर है 3 4 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। गुरु महिसानी खनन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर खनन क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा खनन क्षेत्र यूरेनियम के लिए फेमस है और जावर खनन क्षेत्र सीसे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भारत में मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है मध्य प्रदेश राज्य। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश और दूसरा सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है ओडिशा। तीनों का क्रम ध्यान रखिएगा। भारत के 3 सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। इनका क्रम आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही इंडियन पॉलिटी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट भी हम कम करा चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो कमेंट पे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।